देखिए, निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि औद्योगिकरण होता है तो उससे रोजगार के अवसर तो निर्मित होते ही हैं। अब सवाल इस बात का होता है कि उसको हम लोग जमीन पर कितना ला पाते। तो बहुत तेजी से हमें अगर औद्योगिकरण करना है और जमीन पर उतारना है तो मेरा ऐसा मानना है कि सारी एनओसी एक साथ मौके पर ही उद्योगपति को हम दे दें तो जो प्रयास सरकार कर रही है उसके परिणाम और अच्छे होंगे। अब बीना में 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ का रिफाइनरी बना हुआ है, 400 लोग कुल काम करते हैं, चूँकि फुली ऑटोमेटिक है। उसका जो गवर्नमेंट सरकारी जो नौकरियां हैं वो मात्र 10%। अगर 3 करोड़ लोग निकले तो 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो अब 2 करोड़ 70 लाख लोग क्या करेंगे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर शहर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन होने के लिए जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आज से ठीक एक साल पहले यानी कि अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र में इन्वेस्टर्स मीट्स का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 2000 करोड़ के एमओयू पर साइन किया गया था। लेकिन उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते वो इन्वेस्टर्स मीट्स में जो भी इन्वेस्टर्स आए थे उनकी एक्टिविटीज पर विराम लग गया था। लेकिन जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन सागर में किया जा रहा है वो तमाम निवेशक इस इन्वेस्टर्स मीट में भी आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस इन्वेस्टर्स मीट्स की नींव सागर जिले में रखी हुई थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हाँ, बहुत धन्यवाद। सर, कल 27 तारीख को रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर उद्योग की क्या संभावनाएं हैं ये लोगों के ध्यान में नहीं आता। क्योंकि ठीक है, हम सब लोग तो स्थानीय हैं तो सब चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, पर बाहर का जो उद्योगपति होता है उसको ये पता नहीं होता है कि बुंदेलखंड में औद्योगिकरण की क्या संभावना है। तो इन्वेस्टर समिट होने से जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो ये होता है कि सारे इन्वेस्टर देश भर के आते हैं और उनको हम सब ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे बुंदेलखंड में ये संभावनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी संभावना है, माइनिंग के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं है। इसके साथ साथ जैसे एक जिला एक उत्पाद पहले सरकार ने शुरू किया था, तो उसमें हर जिले में एक उत्पाद को ब्रांडिंग करने का काम और उसको स्थापित करने का काम पिछली सरकार ने कोशिश की थी। तो जैसे सागर जिले में एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि उपकरण जो हमारे है, विशेष रूप से खुरई में जो कृषि उपकरण बनते हैं, तो वो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उनका चयन हुआ था। तो ये जो इन्वेस्टर समिट है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत सार्थक होगी और बुंदेलखंड के विकास में एक मील का पत्थर ये साबित होगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने बुंदेलखंड में इन्वेस्टर समिट की। तो इससे पूरे बुंदेलखंड में हमारे पास कितनी शासकीय भूमि है, जल के स्रोत क्या क्या हैं, पावर सप्लाई की क्या स्थिति है, पावर जनरेशन या सप्लाई इसकी क्या स्थिति है,
माइंस कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, और भी जो चीज़ें हो सकती है, तो एक ही अच्छा प्रयास है। 2023 में जब इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम मतलब खुरई के वल्लभ भवन सरदार पटेल ऑडिटोरियम में रखा गया था, जब 2000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ था, तो निवेशकों से संपर्क किया गया इस बार इस समिट में आने। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ऐसा पहला उदाहरण था जिसमें हमने विधानसभा स्तर पर इन्वेस्टर समिट की थी, और मुझे खुशी है कि उस समय लगभग 2000 करोड़ के निवेश की घोषणा जो उद्योगपति आए थे उन्होंने की थी। पर उसके बाद चूंकि चुनाव आ गए और फिर पिछले 6 माह से लगातार आचार संहिता चलती रही, लोकसभा विधानसभा, तो उसमें जितनी गति होना थी वो गति नहीं हो पाई। अब चूंकि फिर से इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अब काम करने का समय भी है, तो इससे निश्चित रूप से अब गति तेज़ी से बढ़ेगी, और तेज़ी के साथ पूरे बुंदेलखंड में औद्योगिकरण बढ़ेगा। सर, सबसे पहला बड़ी समस्या एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की है, शिक्षित बेरोजगारी की तरफ हम बात करें। जब खुरई में इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, तो जब आपने बोला था कि 5000 लोगों को है ना प्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार मिलेगा और 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, लेकिन अब वो इन्वेस्टर्स मीट्स बहुत बड़े रूप में होने जा रही है यहाँ पर सागर में, तो अब इसमें रोजगार के अवसर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि औद्योगिकरण होता है तो उससे रोजगार के अवसर तो निर्मित होते ही है। अब सवाल इस बात का होता है कि उसको हम लोग जमीन पर कितना ला पाते, क्योंकि असली जरूरत जो है वो उसको जमीन पे लाने की है। क्योंकि इन्वेस्टर समिट में लोग आते हैं, एग्रीमेंट एमओयू करते हैं, पर बाद में उसमें जितनी गति होना चाहिए वो कई बार नहीं रह पाती। तो हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई उद्योगपति हमसे साइन करता है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करता है, तो हमें उसको एक साथ सारी एनओसी देना चाहिए। क्योंकि उद्योगपति एमओयू कर लेते हैं, पर बाद में उनको एनओसी वगैरह में कई स्तर पर कठिनाइयाँ आती है। तो बहुत तेजी से हमें अगर औद्योगिकरण करना है और जमीन पे उतारना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सारी एनओसी एक साथ मौके पर ही उद्योगपति को हम दे दें, तो जो प्रयास सरकार कर रही है उसके परिणाम और अच्छे होंगे। ये तो वो रहे सर जो आपने विचार व्यक्त किए, लेकिन जो इन्वेस्टर समिट होगी, जो आपने बोला इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार अब कितना जोर देगी, जो कि कई बार देखा जाता है कि धरातल पर नहीं उतर पाती, उस पर मध्य प्रदेश सरकार का कितना जोर रहेगा इसमें? देखिए, निश्चित रूप से सरकार का तो जोर है ही, तभी ये हो रहा है, और पहली बार इस तरह से डिवीज़न लेवल पर हो रहा है। पहले क्या होता था, पूरा स्टेट का एक होता था, तो जब पूरा स्टेट का एक होता है तो फिर वो जो रीजनल चीज़ें हैं वो फिर ठीक ढंग से नहीं आ पाती। दूसरा, फिर बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं तो वो फिर बड़ी चीज़ों के लिए करते हैं, जबकि उद्योग में तो बड़े से ज़्यादा लघु उद्योग में रोजगार की संभावना है। जब हम बड़े उद्योग की बात करते हैं तो बड़ा उद्योग आजकल टेक्नोलॉजी है। अब बीना में 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ का रिफाइनरी बना हुआ है, 400 लोग कुल काम करते हैं, चूँकि फुली ऑटोमेटिक है। तो छोटे उद्योग में रोजगार की ज़्यादा संभावना है। तो सर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गई है पूरी एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि अब देखा जा रहा है कि जीपीटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इस लोगों मतलब इस क्षेत्र में है ना युवाओं को अपडेट करने के लिए सरकार कदम उठाएगी या नहीं सर? देखिए, निश्चित रूप से उठाएंगे। हम लोग जगह जगह आईटीआई को अपग्रेड कर रहे हैं, पॉलीटेक्निक को अपग्रेड कर रहे हैं, नए नए पॉलीटेक्निक बना रहे हैं, नए नए आईटीआई बना रहे हैं, ग्लोबल पार्क बना रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें उसी दिशा में है कि हम, जैसे आपको ध्यान होगा कि चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक योजना चालू की थी और उसमें ये था कि जो भी ट्रेड में आप जाना चाहते, हम लोगों ने 700 ट्रेड उसमें सेलेक्ट किए थे। तो उस ट्रेड में आपको गवर्नमेंट देगी 12,000 रुपये सीखने के, और जहां आप वो ट्रेड सीखोगे 1 साल तक, जहां वो आप ट्रेड सीखोगे तो वो कंपनी जो है आपको एज ए एम्प्लॉय जो वेतन है वो देगी। तो लगभग 1 साल तक आप ट्रेंड भी होगे और आपको पैसा भी मिलेगा, मतलब लगभग 15 से 20 हज़ार एक जो हमारा बेरोजगार है या जो ट्रेड है उनको मिलेगा। तो ये हम लोगों ने जो योजना शुरू की थी उसके पीछे उद्देश्य यही था कि आप ट्रेड में सीखो, उसका 1 साल तक पैसा हम सरकार से देंगे, क्योंकि उसका रोजगार कैसे चलेगा, अगर वो सीखेगा तो परिवार चलाना है, खर्चा होना है। तो हम लोग 12,000 हम लोग देंगे और उसके बाद कंपनी कम से कम कितने भी मिनिमम देगी तो 8,000 तो देगी ही देगी जिस कंपनी में सीखेंगे। तो 20,000 रुपये उसको महीने सीखने के मिलेंगे। 1 साल बाद जब वो ट्रेड उस ट्रेड में ट्रेंड हो जाएगा तो उसको आसानी से 40-50 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। तो बिना किसी लागत के, बिना किसी उसके 1 साल में आप उस ट्रेड में उसको ट्रेंड कर देंगे। तो ऐसे हम लोगों ने 700 ट्रेड पहले सेलेक्ट किए थे। तो उस तरह से भी लोगों को ट्रेड किया जा सकता है। और अब देखिए, हम लोगों को एक बात समझना होगी कि वर्ष में लगभग 3 करोड़ लोग बेरोजगार होते हैं, मतलब पढ़ के निकलते हैं, डिग्री लेके निकलते हैं पूरे देश में। 3 करोड़ लोग हर साल डिग्री लेकर निकलते हैं। और देश में कुल जितने लोग निकलते हैं उसका जो गवर्नमेंट सरकारी जो नौकरियां हैं वो मात्र 10%। अगर 3 करोड़ लोग निकले तो 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो अब 2 करोड़ 70 लाख लोग क्या करेंगे? तो ट्रेड में आज हर ट्रेड में वैकेंसी है। आज ट्रेड के लोग मिलते ही नहीं है। किसी भी ट्रेड में आप एडवर्टाइज करो तो उस ट्रेड के लोग ही नहीं आते, क्योंकि वो ट्रेड लोग सीखते नहीं है। हर व्यक्ति बीएड किया, एमए किया, डिग्री लेके घूम रहे हैं, ट्रेड कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो हम लोगों ने किया था ग्लोबल पार्क बनाने का काम, ये जो एम्प्लॉयमेंट के लिए देने का, पैसा देने का काम था। और भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप जैसी योजनाएं बनाई है, एक हमारा स्ट्रीट वेंडर योजना है। तो इससे छोटे छोटे रोजगार मिले। अब देखो, उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर योजना में जब वो मेरे पास डिपार्टमेंट था, तब तक का मुझे मालूम है, जब मैं उस समय मंत्री था, तब हम लोगों ने 6 लाख लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ दिया था, देश में नंबर 1। तो 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिला ना, इतना और किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। तो ऐसे छोटे छोटे जो काम है जिनमें लागत भी कम है, ऐसे उद्योगों की तरफ अगर हम लघु उद्योगों की तरफ प्रयास करेंगे तो रोजगार की संभावनाएं भी होंगी और अच्छे अच्छे उद्योग कारखाने भी आएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। आज से 1 दिन बाद यानी कि 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर शहर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन होने के लिए जा रहा है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का महत्व क्या है, इसकी नींव खुरई विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई वो हमने पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी से जानी।
2000 करोड़ का वहां पर एमयू साइन हुआ था और वहां के काफी निवेशक भी इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में आने वाले हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले को क्या सौगात मिलेगी, यहां पर स्थायी और अस्थायी रूप से कितने रोजगार सृजित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।